जगदलपुर में 11 मार्च को जिस तरह से 108 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, अपने हथियार सौंपे, करोड़ों रुपए के साथ करोड़ों रुपए के सोने के बिस्किट भी माओवादियों ने निशानदेही में अपने डंप किए हुए बरामद करवाए। ठीक उस दिन, चूंकि ये खबर बहुत बड़ी थी और हर किसी की नज़र इसी पर थी, लेकिन ठीक उसी दिन उड़ीसा के कंधमाल में भी एक बड़ा समर्पण हुआ, जिसमें 10 माओवादियों ने मुख्य धारा में प्रवेश किया। और ये 10 माओवादी, सबसे खास बात है कि ये उड़ीसा में ज़रूर इन्होंने समर्पण किया, लेकिन ये इनका जो निवास स्थान है इन सभी 10 माओवादियों का, वो बस्तर संभाग के अलग अलग ज़िले के हैं। तो कौन माओवादी हैं, उड़ीसा में क्यों उन्होंने समर्पण किया, और साथ ही साथ क्या है इनकी भूमिका, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल जब शुरुआत हुई थी 31 मार्च पर बातचीत करने की, तब हम बोलते थे कि हर बात पे हम इस बात का जिक्र करते थे कि केंद्रीय गृह मंत्री ने 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय कर दी है। तब हमको लगता था कि ये जो तारीख तय की गई है, आखिर संभव कैसे है कि बस्तर में 4 दशक से, इस बात का भी जिक्र मैं हर बार करता था। मेरे तो कई दर्शक बोलते थे कि आप हर बार 4 दशक और 31 मार्च का जिक्र करते हैं। दरअसल 4 दशक से बस्तर में माओवाद का कब्जा रहा है, ऐसा माना जाता है। और सुनने में ये भरोसे के लायक ही नहीं लगता था कि 4 दशक से जिन माओवादियों ने अपनी पैरेलल सरकार यहाँ पर जमा ली थी, वो माओवादी केवल 2 साल में इस तरह से बुरी तरह सिमट जाएंगे, और एक ऐसा समय आएगा कि कोई उनका नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा संगठन का। और ठीक अब वैसा होता नज़र आ रहा है। आपको लग रहा होगा कि जो मैं बोल रहा हूँ ये सरकार की तरफ से बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं, जो हो रहा है सिर्फ वही बता रहा हूँ। मैं ही बताता था कि माओवादियों की क्या स्थिति है, और आज मुझे ये बताने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि ये सच है कि माओवादियों की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अब केवल उंगलियों में उन्हें गिना जा सकता है, जो कभी बड़ी संख्या में होते थे। तो खैर, जिस तरह से जगदलपुर में 108 माओवादियों ने समर्पण किया, जिन पर करोड़ों रुपए के इनाम थे, उन्होंने बड़ी संख्या में डंप भी बरामद कराया। ठीक उसी दिन उड़ीसा में भी एक समर्पण हुआ, और ये समर्पण छत्तीसगढ़ के माओवादियों का उड़ीसा राज्य में हुआ। दरअसल जो 10 माओवादी हैं, इन पर भी बड़ी संख्या में इनाम था। और आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ में जिन माओवादियों पे जो इनाम होता है, उसका लगभग 3 गुना इनाम उड़ीसा सरकार उन्हें देती है। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के भी कुछ माओवादी उड़ीसा में समर्पण करने को ही अपना बेहतर भविष्य मान लेते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने उड़ीसा में समर्पण करने का फैसला किया। दरअसल इसको लेकर पुलिस ने, उड़ीसा ने एक प्रेस नोट जारी किया है। प्रेस नोट में उन्होंने सारी जानकारियां दी हैं कि जो समर्पण करने वाले माओवादी हैं, उनकी क्या रैंक है और क्या स्थिति है। उन्होंने बताया कि एक स्टेट कमेटी मेंबर हैं, और एक डीवीसीएम है, 2 एसीएम हैं, और 6 पार्टी मेंबर हैं जिन्होंने समर्पण किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि लगातार माओवादियों के जो खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, और साथ ही साथ जो समर्पण नीति है उससे भी लगातार माओवादियों तक पहुंचाने की कोशिश उड़ीसा पुलिस के द्वारा की जा रही थी, जिससे कि उनके मन में इस बात की जागरूकता फैले कि वापस लौट जाने में ही अब भलाई है। क्योंकि उनके बड़े लीडर, जिसमें कि देवजी हों या वेणुगोपाल हों या सतीश कोपा हों, जो कि सेंट्रल कमेटी स्तर के माओवादी हैं, उन्होंने भी मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है। और साथ ही साथ जो बड़े माओवादी नहीं लौटे, चाहे वो चलपति हों, मॉडर्न बालकृष्ण हो, या बसव राजू जैसे हों, या माड़वी हिड़मा हो, वो सारे अलग अलग इनकाउंटर में मार दिए गए। जो 10 माओवादी समर्पण किए हैं, इनके नाम जो पुलिस ने हमें बताए हैं, सबसे पहला नाम है सन्नू पोटाम, जो कि स्टेट कमेटी मेंबर हैं। अब देखिए, स्टेट कमेटी मेंबर हैं और उन पर छत्तीसगढ़ में अलग इनाम होता है, लेकिन उड़ीसा में अलग इनाम है, वहाँ पर इनाम की राशि बहुत ज़्यादा है। सन्नू पोटाम जो हैं, ये गंगालूर के तोड़का गांव के रहने वाले हैं। तोड़का गांव आपको याद हो, किसी समय में मैं वहाँ गया हुआ था, और सीआरपीएफ के द्वारा वहाँ पे एक पुल बनाया गया है, उसकी रिपोर्टिंग करने, और अलग अलग एक वहाँ पे जो घटनाएं हुई थी उसकी रिपोर्टिंग करने, कि किस तरह से माओवादियों ने शिक्षा दूत की हत्या की थी तोड़का गाँव की। तो सर 2-3 रिपोर्टिंग भी मैंने वहाँ पर की हुई थी। उसी तोड़का गाँव के हैं सन्नू पोटाम। इन पर 55 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था उड़ीसा सरकार के द्वारा। अब सोचिए, यहाँ होते तो कम होता, और 10 लाख रुपए इन्हें अलग से और दिए जाएंगे। और ये अपने साथ में एक इंसास राइफल लेकर आए, और जिसको लेकर 1,65,000 रुपये अलग से इन्हें दिए जाने। तो इतनी बड़ी राशि इन्हें दी जाएगी। दूसरा नाम है संताई सलाम अनूपा, जो डीवीसीएम है, इन पर 22 लाख रुपए का इनाम है।
अगर आप छत्तीसगढ़ में समर्पण करते तो आप पर 8 लाख का इनाम होता DVCM पर, लेकिन उड़ीसा में समर्पण करने वाले पर 22 लाख का इनाम है DVCM पद को लेकर। तो आप समझिए कि कितना फ़र्क है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के माओवादियों पर समर्पण करने की राशि पर। 10 लाख रुपए इन्हें भी अलग से मिलेगा और इंसास राइफल लाए हैं जिसके लिए 1,65,000 अलग से दिए जाने की घोषणा उड़ीसा सरकार ने की है। लक्ष्मी माड़वी हैं, ACM है, इन पर 11 लाख का इनाम है, 10 लाख रुपए अलग से। SLR राइफल है जिसका 1,65,000 रुपये और इन्हें दिया जाएगा इनाम के स्वरूप। सुनील तेलम, अच्छा मैं ये भी बता दूं कि लक्ष्मी माड़वी जो है वो गोमपाड़ की रहने वाली हैं, सुकमा ज़िले की, और जो संताई सलाम है वो भी बयानार के रहने वाले हैं। सुनील तेलम है जो कि बीजापुर जिले के मिरतुर गांव के रहने वाले हैं। ACM इन पर 11 लाख का इनाम है, 10 लाख अलग से रिवॉर्ड। SLR राइफल लेके आए हैं जिसका 1,65,000 इनमें अलग से मिलेगा। मंजुला पुनेम है, ये भी बीजापुर के पुसनार गांव की हैं, इन पर 2.5 लाख रुपए का इनाम था, 2,75,000। पार्टी मेंबर है और सिंगल शॉट गन लेकर आई हैं तो उसका 33,000 रुपये इन्हें अलग से सरकार देगी, उड़ीसा की सरकार। साथ ही साथ 6वें नंबर पर रामवती ओयाम है, ये भी बीजापुर के मिरतुर जिले की हैं, मिरतुर गांव की हैं बीजापुर जिले के। इन पर भी 2,75,000 का इनाम था। सिंगल शॉट इन्होंने एक गन दिया है जिसके लिए इन्हें 33,000 रुपये अलग से रिवार्ड और दिया जाएगा। 7वें नंबर पर हैं गणेश कुंजाम जो कि बीजापुर जिले के ही ईटापुर गांव के रहने वाले हैं। इन पर पार्टी मेंबर हैं, 2,75,000 का इनाम है और 303 राइफल लाने पर 82,500 रुपये अलग से इन्हें दिया जाएगा। सुशील दूधी, ये भी सुकमा जिले के पोलमपल्ली इलाके के रहने वाले हैं, पार्टी मेंबर हैं, 2,75,000 इन पर इनाम है। 12 बोर गन लेके आए हैं इसलिए 33,000 इन्हें अलग से और रिवार्ड दिया जाएगा। साथ ही साथ सरिता कुदाम, ये भी सुकमा ज़िले की हैं, कोंटा इलाके के रहने वाली हैं और पार्टी मेंबर हैं। इन पर 2,75,000 का इनाम है। 303 राइफल लाइन तो 82,500 रुपये इन्हें दिया जाएगा। साथ ही साथ चोड़ी योगी उर्फ रजनी, ये अरलमपल्ली की रहने वाली हैं जो कि सुकमा ज़िले में स्थित है, पार्टी मेंबर हैं। इन पर 2,75,000 रुपये का इनाम है। 303 राइफल इनके द्वारा लाया गया तो उसके लिए इन्हें 82,500 रुपये अलग से दिया जाएगा। इस तरह से इन केवल 10 ही माओवादियों पर अगर इनाम की राशि देखी जाए तो 1,15,50,000 रुपये है केवल 10 माओवादियों पर। इसकी वजह यह है कि वहाँ उड़ीसा में माओवादियों पर इनाम की राशि बहुत ज़्यादा लगाई गई है। साथ ही साथ जो एडिशनल जो उन्हें दिया जा रहा है पैसा वो 40 लाख रुपए है, क्योंकि जो बड़े स्तर के माओवादी हैं उन्हें 10-10 लाख रुपए अलग से दिया जा रहा है। जो रिवार्ड का जो है, जो कि हथियार लाने पर, वो भी 10 लाख रुपए की राशि है क्योंकि उन्होंने जो हथियार लाए हैं। और इस तरह से 1,65,62,275 रुपये इनके ऊपर इनाम रखे गए। वापस आने पर इन्हें और तमाम तरीके के जो उड़ीसा सरकार की जो समर्पण नीति है उसका लाभ देने की बात भी उड़ीसा सरकार ने की है। वहाँ के पुलिस ने भी इसकी जानकारी दी है। हालांकि उड़ीसा के पुलिस ने जो पत्रकारों के समक्ष जो बयान दिया है उसमें उन्होंने उड़िया भाषा में कहा है, जिसे मैं अगर आपको यहाँ दिखा भी दूँ तो मेरे हिंदी दर्शकों को बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। लेकिन जिन माओवादियों ने वहाँ पर आत्मसमर्पण किया उड़ीसा में, उन माओवादियों ने अपने कुछ बचे खुचे साथियों को लेकर कुछ बयान भी दिया है। क्या बयान दिया है वो भी सुन लीजिए आप। मेरा नाम अनुपा है, KKBN डिवीजन कमेटी सदस्य। हम अभी अपील कर रहे हैं कि हमारा साथी को लाने के लिए 31 मार्च में पूरा माओ मुक्ति करेंगे करके सरकार सोच रही है। इसलिए हम सभी साथियों को अपील करना है कि वो बचे हुए साथी आने से ठीक है करके मैं सोचती हूँ। आज हम 10 जन हम पार्टी में आने से 1998 में पार्टी में ज्वाइन हुआ। अभी तक 28 साल हुआ पार्टी में। नहीं है माओवादी पार्टी में। हाँ, अभी तक अभी तो हाँ KKBN डिवीजन में है। उसको बोल रही हूँ कि वो आने से ठीक है करके हम सोच रही हूँ, उसको अपील भी कर रही हूँ आने से ठीक है करके। सभी साथी आने से सरेंडर करके रहने से ठीक है करके हम सोचती हूँ। जो सरेंडर किए हम तो सभी हाल टोटल भारत देश का पार्टी पूरा सरेंडर किया, इसलिए हम भी सोचे सरेंडर करने के लिए।
मेरा नाम नीतू है, मैं उड़ीसा राज्य कमेटी सदस्य। मैं इसी बीच सिलेंडर होके पुनर्वास नीति के अनुसार मैं जिएंगे करके मैं सोच के आंदोलन को छोड़ के हम आए हूँ। इधर आने के बाद उड़ीसा सरकार और उड़ीसा पुलिस के बीच में सामने आके सिलेंडर हुआ। हमको यहाँ का सरकार सारे 4 लोग अच्छा ही देख रहा है, अब देखभाल कर रहा है। इसलिए मैं और बाकी कुछ बचे हुए साथी लोग भी वो लोग आके और ये 31 मार्च पहले ही आके वो सिलेंडर करने से ठीक रहेगा करके मैं उनको अपील कर रहा हूँ। और उसके बाद सिलेंडर करेगा तो सरकार भी नहीं ले पा रही, क्योंकि वो पहले जो निर्णय हुआ 31 मार्च के पहले उनको समाप्त करेंगे करके, इसीलिए उसी वक्त उसी बीच में ही वो पहले आने से ठीक रहेगा करके मैं उनको सभी बचे हुए साथी लोगों को अपील कर रहा हूँ। वो लोग आके अच्छा जिएंगे, अच्छा रहेंगे करके मैं सोच रहा हूँ। आज हम 10 लोग हैं। कितने दिन हो गए आप संगठन में शामिल थे और क्या? हाँ, मैं पहले से अभी तक 29 साल है। मैं अभी KKBN डिवीजन इंचार्ज में था। हाँ, सभी KKBN डिवीजन का है। उनको तो मैं दे रहा हूँ रेडियो मीडियम से, वो सब लोग आके सिलेंडर करने की ठीक है करके मैं वो दे दिया। और अभी भी तो सुना आपने, ये माओवादी जो अब मुख्य धारा में लौट आए हैं, इन्होंने अभी भी कुछ बचे कुछ माओवादी जो उड़ीसा राज्य में हैं उनके वापस लौटने की अपील इनके द्वारा की गई है। दरअसल अगर आंकड़ों पर देखा जाए तो माना जा रहा है कि उड़ीसा में अब लगभग 15-17 की संख्या में ही उड़ीसा राज्य में माओवादी बचे हुए हैं, जिनके वापस आ जाने को लेकर लगातार पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा अपील की जा रही है। और जो माओवादी लौट कर आए हैं उनसे भी अपील करवाई जा रही है कि वो भी लौट आए इन्हें देखते हुए। लेकिन इसी उड़ीसा राज्य में आपको याद हो, बीते दिनों सुकमा जिले के एक माओवादी जो वापस लौटना चाहते थे, उनकी हत्या उनके ही साथियों ने कर दी थी। ये वही टीम है जो अब लौट कर नहीं आई है, जिसे लेकर सरकार कोशिश कर रही है कि वो किसी तरह से लौट आए। दूसरी बात, एक चीज़ और है जो मैं आपको बताते बताते मेरे जहन में आई। सोचिए कि बीते दिनों जब मैं महासमुंद के इलाके में था और वहाँ से 15 माओवादियों को लेकर आया, तो वहाँ विकास और उनकी साथियों की टीम थी जो 15 लोग थे और वो लोग उड़ीसा में सक्रिय थे। विकास तेलंगाना के माओवादी हैं जो 40 साल तक उन्होंने जंगल में अपना जीवन बिताया और सरकार के खिलाफ, सरकार की जो व्यवस्था के खिलाफ लड़ते रहे। लेकिन जब देखा कि उनके सीनियर नेता वापस लौट कर आ रहे हैं तो वो भी इसी को अपना फैसला मानते हुए अपने 15 साथी को लेकर लौट आए। अब उनसे हालांकि मेरी बहुत लंबी बातचीत हुई, लेकिन बहुत सारी बातचीत नहीं हो पाई। कभी मुलाकात होगी तो पूछूंगा ज़रूर कि उड़ीसा में जब आप लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा इनाम है और पॉलिसी में है कि जो इनाम की राशि है वो आपको मिलेगी, तो आप लोगों ने उड़ीसा राज्य को छोड़कर छत्तीसगढ़ राज्य क्यों चुना? हालांकि इसके पीछे का एक रीज़न ये भी है कि विकास के साथ में, विकास और सुदर्शन के साथ में जो बाकी के 14 साथी थे वो सभी बस्तर के रहने वाले थे। तो उन्हें ऐसा लगा होगा कि छत्तीसगढ़ में समर्पण कर दिया जाए, जिससे कि जो माओवादी हैं वो अपने गृह जिले में या गृह राज्य में रह पाएँ और पुनर्वास की नीति के बाद अपने गांव में लौट पाएँ। अगर आप उड़ीसा में समर्पण करेंगे, पैसे ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन आप अपने घर लौटने के लिए केवल मेहमानों की तरह जा सकते हैं, या वहाँ की सारी जो समर्पण नीतियों का लाभ है उसे छोड़कर आपको अपने राज्य में जाना होगा। लेकिन फिर भी आप सोचिए कि मैं यहाँ तारीफ़ ज़रूर करूँगा विकास की, भले आपको बुरा लगे, कि वो आखिरी वक्त, क्योंकि मैंने विकास को देखा कि इतना लंबा समय उन्होंने जंगल में बिताया, खाली हाथ वापस लौटे, उनके हाथ में 1 रुपये भी नहीं था। उसके बावजूद उन्होंने पैसे को महत्व नहीं दिया, वापस लौटने के उस फैसले को महत्व दिया जो उनके सीनियर नेताओं ने फैसला किया था और वापस लौट कर आ गए। बीते दिनों भी मैं काफ़ी आश्चर्यचकित था कि जो माओवादी जंगलों की लड़ाई छोड़कर लौट कर आए, सोचिए कि कितना पैसा उन्होंने डंप करके रखा था और उस पैसे को उन्होंने पुलिस को निशानदेही करके बरामद भी करवाया। हालांकि कितने पैसे बरामद किए गए और कितने पैसे पुलिस ने शो किए, इसको लेकर एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास नहीं है। पुलिस के अनुसार इतने पैसे ही मिले हैं, लेकिन इस पर भी बहुत सारे संदेह आ रहे हैं।
क्योंकि बहुत सारे माओवादियों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पैसे में डंप किए गए पैसों की जो संख्या है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती थी। पता नहीं कैसे इतना पैसा ही डंप मिला। कुछ माओवादियों ने नाम न बताने की शर्त पर इस तरह की चर्चा भी मुझसे की है। तो देखना होगा क्या होगा, क्योंकि अभी और भी पैसे हैं जो ज़मीन के नीचे डंप किए गए हैं। और ख़ास बात ये थी कि छत्तीसगढ़ के कितने माओवादी हैं, बस्तर के कितने माओवादी हैं जो देश के अलग अलग राज्यों में जाकर संगठन का काम इतने लंबे समय से देख रहे थे। आपको पता हो कि झारखंड में अभी सबसे ज़्यादा संख्या में माओवादी बचे हुए हैं, जिसमें एक पोलित ब्यूरो है मिसिर बेसरा, और उसके साथ में लगभग 70 की संख्या में माओवादी हैं। और उसमें भी कुछ माओवादी छत्तीसगढ़ के बस्तर के अलग अलग ज़िले से हैं जो वहाँ जाकर सक्रिय हैं। बस्तर के आदिवासी जब माओवादी संगठन में जुड़े तो मुझे लगता है माओवादी पार्टी को इनके अंदर सबसे ज़्यादा भविष्य दिखा कि ये सबसे बड़े लड़ाके हो सकते हैं। और यही वजह है कि उन्हें देश के अलग अलग राज्यों में भी भेजा गया, चाहे झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो या अलग अलग कोई भी राज्य हो। वहाँ पर आपको बस्तर के वो आदिवासी जो पढ़े लिखे नहीं, जंगल में रहे, लेकिन जब माओवादी पार्टी से जुड़े तो इतनी तल्लीनता से जुड़े कि उन पर बड़ी जिम्मेदारियां देकर दूसरे राज्यों में भेजा गया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण ये उड़ीसा का समर्पण भी है कि 10 के 10 माओवादी उड़ीसा के ना होकर छत्तीसगढ़ के बस्तर के अलग अलग इलाके में। सोचिए कि बस्तर के आदिवासियों में कितनी काबिलियत है। इसका सरकार अगर सदुपयोग करे तो बस्तर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। बस ये है कि उन्हें सही रास्ता दिखाने की आवश्यकता है। क्या चूक हुई कि माओवादियों ने यहाँ पर आकर अपने पैर जमाए, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। वो चूक दोबारा ना हो कि बस्तर के आदिवासी दोबारा हथियार उठाएं और फिर सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं, इस पर भी सोचना चाहिए। क्योंकि बस्तर में तरह तरह के भ्रम घूम रहे हैं। लोगों का सोचना है कि अब माओवादी चले गए हैं तो बस्तर की जल जंगल ज़मीन को लूटा जाएगा। तमाम सोशल मीडिया में इस तरह के कमेंट देखने को मिल रहे हैं। बस्तर में जो सबसे बड़ा माओवादी नेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुका था माडवी हिड़मा, उसके मारे जाने के बाद उसके नाम पर जो गाना बना उसे जगह जगह पर बस्तर के आदिवासी बजा रहे हैं और उसके धुन पर थिरक रहे हैं। उन्हें लगता है कि माडवी हिड़मा के जाने के बाद बस्तर की ज़मीन को उद्योगपतियों के हवाले कर दिया जाएगा। तो सरकार को बहुत संजीदगी से इस पर काम करना चाहिए कि आदिवासियों का भरोसा ना टूटे, उन माओवादियों का भी भरोसा ना टूटे जो माओवादी आपकी समर्पण नीति या आपके कहने पर रेड कारपेट की बात सुनकर वापस लौट आए। मुझे लगा कि एक दिन बाद ही सही, लेकिन उड़ीसा में हुए इस 10 समर्पण को लेकर भी आपको जानकारी दूं, इसलिए हमने इस वीडियो को तैयार किया है। पसंद आए शेयर कर सकते हैं, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।